जरा सोचिए, ब्रिटिश भारत का दौर है और दो बहुत ही ब्रिलियंट थिंकर्स आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। कमाल की बात यह है कि मंजिल तो एक ही थी, आज़ादी, लेकिन रास्ते एकदम जुदा, एक दूसरे से बिल्कुल उलट। एक ने रास्ता चुना विश्वास का, तो दूसरे ने चुना तर्क का। तो चलिए आज मोहम्मद इकबाल और M.N. रॉय की इसी फैसिनेटिंग कहानी को समझते हैं। तो ये हैं वो दो शख्सियतें जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक तरफ है मोहम्मद इकबाल, जिनकी पूरी सोच, पूरी दुनिया समुदाय और विश्वास के इर्द गिर्द घूमती थी, और दूसरी तरफ है M.N. रॉय, जिनके लिए व्यक्ति और उसका तर्क, उसकी अपनी सोच सबसे ऊपर थी। बस यही वो एक बुनियादी अंतर है जिसने उनकी हर एक सोच को, हर एक कदम को एक अलग ही दिशा दे दी। तो सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद इकबाल की, एक ऐसे कवि जिनकी कलम में वो ताकत थी कि पहले तो उसने पूरे देश को जोड़ने का काम किया और फिर बाद में एक बिल्कुल ही नए रास्ते का नक्शा खींच दिया। सवाल ये है कि आखिर ये बदलाव आया कैसे? हाँ, ये वो ही इकबाल हैं जिन्होंने लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अपने शुरुआती दौर में वो एक सच्चे भारतीय राष्ट्रवादी थे और हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े पैरोकार थे। लेकिन ये सोच हमेशा के लिए कायम नहीं रही। और फिर साल आया 1905। ये एक टर्निंग पॉइंट था। इकबाल यूरोप गए और इस यात्रा ने, कह सकते हैं, सब कुछ बदल दिया। वहाँ के हालात देखकर अपनी इस्लामी पहचान और धर्म को लेकर उनका लगाव और भी गहरा हो गया। और जब वो भारत लौटे तो ये जो बदलाव था ना, वो उनकी राजनीति में साफ साफ दिखने लगा। 1925 में वो पंजाब विधान परिषद के सदस्य बने और इसके ठीक 5 साल बाद 1930 में उन्होंने अपने उस मशहूर इलाहाबाद भाषण में पहली बार एक अलग मुस्लिम राज्य का विचार दुनिया के सामने रख दिया। अब देखिए, एक बार जब सोच इस रास्ते पर चल पड़ी तो इकबाल के लिए एक सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष भारत का विचार वो फिट नहीं बैठ रहा था। उन्हें लगने लगा था कि ऐसा देश मुस्लिम समुदाय की जो खास ज़रूरतें हैं, जो परेशानियां हैं, उन्हें कभी हल नहीं कर पाएगा। उनके लिए इसका हल कहीं और था। तो फिर उनके हिसाब से एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए था? इकबाल का जवाब था थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब है एक ऐसा राज्य जहां सियासत यानी पॉलिटिक्स मजहब के अधीन होकर काम करे। उनका ये मानना था कि देश का जो कानून है वो शरीयत पर आधारित होना चाहिए। मतलब इकबाल के लिए धर्म और राजनीति को अलग अलग करके देखा ही नहीं जा सकता था। अच्छा, अब कहानी का रुख मोड़ते हैं और चलते हैं M.N. रॉय की तरफ। देखिए, अगर इकबाल का सफर एक बड़ा वैचारिक बदलाव था, तो रॉय का सफर, अरे वो तो किसी बौद्धिक तूफान से कम नहीं था, जो उन्हें एक बिल्कुल ही उल्टी दिशा में उड़ाकर ले गया। रॉय की जिंदगी के 3 अलग अलग पड़ाव देखिए। उनकी शुरुआत हुई एक मिलिटेंट नेशनलिस्ट के तौर पर, मतलब एक ऐसे क्रांतिकारी जो मानते थे कि आज़ादी तो सिर्फ हथियार उठाकर ही मिल सकती है। लेकिन उनका सफर यहाँ रुका नहीं। वो भारत से निकलकर एक इंटरनेशनल कम्युनिस्ट लीडर बन गए, इतने बड़े कि उन्होंने मेक्सिको और भारत में कम्युनिस्ट पार्टियों की नींव तक रखी। पर कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। मार्क्सवाद भी उनकी आखिरी मंजिल नहीं थी। एक वक्त आया जब उन्होंने उसे भी छोड़ दिया और अपना एक नया दर्शन बनाया, रेडिकल ह्यूमैनिज्म, और इसके केंद्र में था सिर्फ और सिर्फ इंसान। तो ये रेडिकल ह्यूमैनिज्म था क्या? असल में इसकी नींव 3 चीजों पर टिकी थी: आज़ादी, तर्क और नैतिकता। रॉय का मानना था कि समाज को व्यक्ति बनाता है, व्यक्ति को समाज नहीं। इसलिए सरकार हो या कोई भी दूसरी संस्था, सबका एक ही काम होना चाहिए, व्यक्ति की आज़ादी को और बढ़ाना। इसी वजह से वो मौजूदा संसदीय लोकतंत्र की जगह एक संगठित लोकतंत्र का सपना देखते थे, जहां असली ताकत नेताओं के हाथ में नहीं, बल्कि आम लोगों की अपनी कमेटियों के पास हो। रॉय का ये एक वाक्य उनकी पूरी फिलॉसफी को निचोड़ कर रख देता है। इंसान का जो मूल स्वभाव है वो विश्वास करना नहीं है, बल्कि सवाल करना और जानना है। अब जरा सोचिए, ये इकबाल के विश्वास पर आधारित रास्ते से कितना अलग है। एकदम 180 डिग्री का फर्क। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है ना? ये भारत के भविष्य के लिए 2 बिल्कुल अलग अलग सपनों की सीधी टक्कर थी। चलिए इस टकराव को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इस स्लाइड पर ये अंतर एकदम साफ दिखता है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रवाद की। इकबाल के लिए राष्ट्रवाद इस्लामी एकता के लिए खतरा था। वो पैन इस्लामिज्म की बात करते थे। वहीं रॉय के लिए ये शुरू में आज़ादी का एक जरिया था, लेकिन व्यक्ति की आज़ादी से बढ़कर कुछ भी नहीं था। अब आते हैं आदर्श राज्य पर। इकबाल ने शरीयत पर चलने वाले एक धार्मिक राज्य की वकालत की,
जबकि रॉय ने तर्क से सोचने वाले आज़ाद इंसानों के लोकतंत्र का सपना देखा। और शायद सबसे बड़ा फर्क, इकबाल की सोच का केंद्र था मुस्लिम समुदाय यानी उम्मा, जबकि रॉय की पूरी फिलॉसफी का हीरो था एक अकेला आज़ाद इंसान। तो सवाल उठता है कि आज इतने सालों बाद इन दोनों महान विचारकों की विरासत क्या है? इनके विचार आज भी हमारे बीच कैसे जिंदा हैं? आज दुनिया मोहम्मद इकबाल को पाकिस्तान के आध्यात्मिक पिता या स्पिरिचुअल फादर के तौर पर याद करती है, वो शख्स जिसने एक नए देश की वैचारिक नींव रखी। और दूसरी तरफ है एम.एन. रॉय, जिन्हें नवमानववाद के एक पायनियरिंग थिंकर के रूप में याद किया जाता है, एक ऐसा विचारक जिसने किसी देश या समुदाय से भी ज्यादा इंसान की आज़ादी और उसके तर्क को सबसे ऊपर रखा। और अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। समुदाय बड़ा है या व्यक्ति? विश्वास जरूरी है या तर्क? आज की दुनिया में हम इन दो शक्तिशाली ताकतों के बीच संतुलन कैसे बिठाएं? ये वो बहस है जो इकबाल और रॉय के समय में भी थी और यकीन मानिए आज भी उतनी ही जरूरी है।